गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। देखो, करियर विल एप्लीकेशन पर जो क्लासेस आपकी नहीं चल रही हैं, परेशान ना हो। एप्लीकेशन में ना, एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कुछ टेक्निकल एरर्स है, तो एप्लीकेशन में ना काम चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन में वो काम पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमारी करियर विल एप्लीकेशन पर 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी एप्लीकेशन पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन से सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास चल रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास अगर आपकी नहीं चल रही है तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस नहीं चलेंगी, है ना। सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड। आज आज हम शुरू करने वाले हैं एक शानदार चैप्टर, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक्स कर लिए। और आज हम करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट क्या चैप्टर है, इस चैप्टर में एग्जैक्टली होता क्या है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। हालांकि हिंदी में इस चैप्टर का जो नाम बनता है वो बनता है कथन। हिंदी में इस चैप्टर का नाम बनता है कथन और तर्क, है ना, कथन और तर्क, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर में बेसिकली पता है क्या होता है। इस चैप्टर में एक जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट, जो हमारा कथन होता है, वो बेसिकली हमसे पूछा जाता है, शुड बी डू दिस, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। एक सलाह हमसे मांगी जाती है, एक एडवाइस हमसे ली जाती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कोई सलाह मांगता है, अगर आपसे कोई पूछता है शुड बी ज्वाइन करियर विल, क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, शुड आई ज्वाइन करियर विल, क्या मुझे करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? है, अगर आपसे कोई भी सलाह मांगता है कि क्या मुझे, है ना, ये वाले शर्ट खरीदनी चाहिए, क्या मुझे ये वाला मोबाइल खरीदना चाहिए, क्या मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी आप लोगों से अगर एडवाइस मांगता है, ठीक है, तो आप उस एडवाइस के बदले उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हाँ, या फिर आप बोलोगे ना। लेकिन लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्स ऑफ एक्शन बस उतना ही है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग की छोटे छोटे से टॉपिक्स है, मैंने कहा था ना आपसे। हाँ जी, छोटे छोटे से टॉपिक्स है। तो जब आपसे कोई सलाह मांगेगा तो आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना, लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अगर आपने हाँ बोला तो उसके पीछे रीजन क्या दिया, और अगर आपने ना बोला तो उसके पीछे रीजन क्या दिया। और ये जो रीजंस है ना, इन्हीं को बोलते हैं हम आर्गुमेंट। इन्हीं रीजंस को बोलते हैं हम आर्गुमेंट, है ना। ये जो रीजन आपने दिया दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, यानी कि तर्क। एग्जैक्टली अगर आपने हाँ बोला तो उसके पीछे तर्क आपका क्या है, या फिर अगर आपने ना बोला तो उसके पीछे तर्क आपका क्या है। और हमें यही चेक करना है कि इन दोनों तर्क में से कौन सा तर्क आपका सही है। आपका हाँ का तर्क सही है या फिर आपका ना का तर्क सही है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको एक आर्गुमेंट देना होगा और उस आर्गुमेंट को चेक करना होगा कि वो जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है ना। क्या चेक करना होगा आपको? आपको चेक करना होगा वो जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में एक आर्गुमेंट्स होंगे। उन आर्गुमेंट्स को चेक करने हैं कि आर्गुमेंट आपका सही है कि गलत है। तो इसका मतलब ये है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, दो प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, दो प्रकार के हमारे तर्क होते हैं, एक सही और एक गलत। और हमें उन्हीं तर्कों को पहचानना है। और आज के बाद आप लोग अपनी रियल लाइफ में कभी भी गलत आर्गुमेंट नहीं करोगे। आप जब भी आर्गुमेंट दोगे तो आपको सही आर्गुमेंट देना होगा,
और आप आज सीख भी जाओगे कि एग्जैक्टली सही आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है आर्गुमेंट्स की। तो हम डिवाइड कर सकते हैं आर्गुमेंट्स को टू पार्ट्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। फर्स्ट आर्गुमेंट जो जो फॉलो करते हैं यानी कि जो सही होते हैं। सेकंड आर्गुमेंट वो जो फॉलो नहीं करते, डजंट फॉलो, यानी कि जो आर्गुमेंट हमारे गलत होते हैं, है ना। पहला आर्गुमेंट वो जो सही है और दूसरा आर्गुमेंट जो गलत है। कैसे पता चलता है कि सही और गलत आर्गुमेंट कौन सा होता है? एग्जैक्टली जो सही आर्गुमेंट होते हैं ना, वो आर्गुमेंट बेटा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। उनको हम बोलते हैं ठोस तर्क। कौन सा तर्क बोलते हैं? ठोस तर्क। और जो गलत होता है, दीज आर वीक आर्गुमेंट। उनको बोलते हैं हम कमजोर तर्क। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम कमजोर तर्क। Then there are two types of argument. First argument is strong and other argument is weak. Strong यानी कि ठोस, है ना, solid. Strong ठोस यानी कि solid, और weak कमजोर यानी कि जो आर्गुमेंट गलत होते हैं। ठीक है। और आपको चेक करना है कि कौन सा आर्गुमेंट सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्गुमेंट वीक है। देखो कुछ हिंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट सही है यानी कि स्ट्रॉन्ग, है ना, या फिर हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट गलत है यानी कि वीक। और वो हिंट्स क्या क्या है? देखो सबसे मेन जो हिंट्स है वो ये है कि अगर कोई भी आर्गुमेंट फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट्स यानी कि तथ्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, वो ठोस तर्क होगा, वो आर्गुमेंट हमेशा सही होगा। अगर आप अपने दलीलों में, अपने आर्गुमेंट्स में, है ना, फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करो, है ना, तथ्य को रिप्रेजेंट करो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही होता है। अगर आप अपने आर्गुमेंट में गवर्नमेंट का रेफरेंस देते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हो या फिर किसी हायर अथॉरिटी का रेफरेंस देते हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। आपका आर्गुमेंट अगर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज हुआ है दिस इज वन वे, दिस इज वन वे मतलब यह एक तरीका है, यह एक तरीका है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की तरफ हमें इशारा करेगा। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स की हिंट्स क्या होती हैं कि अगर हमारा जो आर्गुमेंट है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, या फिर हम अपने आर्गुमेंट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस बना रहे हैं, या फिर हमारा आर्गुमेंट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, या फिर हमारे आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज हुआ है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो दीज आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही बेटा वीक आर्गुमेंट्स की भी कुछ हिंट्स होती हैं। जैसे हम अपने आर्गुमेंट में अगर कहीं भी ओनली वर्ड का यूज करते हैं, यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। देखा, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड वन वे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन यह एक तरीका है या फिर यही एकमात्र तरीका है। ये दो अलग अलग सेंटेंस आपकी हाँ और ना को बदल सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्गुमेंट है ना, उसमें हमें वन वे वर्ड का यूज करना चाहिए, यह एक तरीका है। हम कभी ये नहीं बोलते कि यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि किसी भी समस्या का केवल एकमात्र तरीका हो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, हर समस्या के कई सारे समाधान होते हैं और यही एकमात्र तरीका है, तो रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं बोलते हैं। ओनली वर्ड हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है जो गलत आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने आर्गुमेंट में कंपैरिजन, ठीक है, तुलना, कंपैरिजन, कहीं भी तुलना को यूज कर रहे हैं, हम दो व्यक्ति, दो कंपनी, दो देश, दो शहर, अगर इनकी तुलना के हिसाब से कोई बातें कर रहे हैं, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाता है। अगर हम सलाह दे रहे हैं, मुफ्त की एडवाइस, मुफ्त की सलाह, तो वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाता है। अगर हम कोई ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं जो सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, है ना, कुछ अंधविश्वास की तरफ इशारा हो रहा है ना, तो वो आर्गुमेंट भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर हम एम्बिगियस आर्गुमेंट दे रहे हैं, एम्बिगियस मतलब जिसको सुनकर तुम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओ, शॉक्ड हो जाओ, अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो आर्गुमेंट भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
जैसे जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यार किस बात की टेंशन लेते हो, खुलकर खाओ पियो मौज करो, जिंदगी में क्या है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अब आप सोचोगे यार सर बात तो सही कह रहे हैं, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, फिर हमने क्यों अपने खाने पीने पे इतनी पाबंदी लगा रखी है। अगर ऐसी बात है तो कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो ये बात सुन के आज 1 किलो गुलाब जामुन खा ले और कई वर्षों की प्यास अगर वो आज मिटा ले गुलाब जामुन खा के, तो उसको पता नहीं कब जाना होगा ऊपर, वो आज ही निकल लेगा। तो जो ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जो क्षण भर के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, पल से मतलब क्षण के लिए मोटिवेट, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं, है ना। तो मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ बेटा, आर्गुमेंट्स को पहचानने के लिए। देखो फैक्ट अगर आएगा, गवर्नमेंट अगर आएगा और वन वे, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो अक्सर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ओनली वर्ड हमें अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। कंपैरिजन, तुलना, तुलना हमें अक्सर अपने क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो अगर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि जो आपका आर्गुमेंट है वो वीक है ना, या फिर आपका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, ठोस तर्क, कमजोर तर्क। जो ठोस है वो सही है, जो कमजोर है वो गलत है। ठीक है, हाँ जी। करियर बिल पर जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं चल रही हैं, है ना। कुछ देर में या कुछ दिन में ये प्रॉब्लम परफेक्टली स्मूथ हो जाएगी, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर मेंटेनेंस है, इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, है ना, परेशान ना हो, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। हमें आपसे ज़्यादा चिंता है चीज़ों की, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, है ना जी। कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आर्गुमेंट डिजिटल फाइल। चलिए, आर्गुमेंट के बाद हम पढ़ेंगे रीजन असर्शन, रीजन असर्शन के बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि आपसे एक सलाह मांगी जा रही है। अब आप क्या कहोगे, हाँ या ना, लेकिन आपकी हाँ ना से कोई लेना देना नहीं है। फर्क पड़ेगा कि अगर आपने हाँ कहा तो क्यों कहा, अगर आपने ना कहा तो क्यों कहा, है ना। उस क्यों, उस रीजन को हमें चेक करना है कि वो स्ट्रांग है या वीक है। कितने दिन लगेंगे बेटा, बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कितने देर या कितने दिन लगेंगे, बट हमारी टेक्निकल टीम दिन रात करके उस पर काम कर रही है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं हमारे पास। तो एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, डेटा बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हाँ जी, बना लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना।
क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखो, हालांकि प्रतिबंध लग चुका है, तो जब प्रतिबंध लग चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाँ के पीछे का रीजन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्ट्रांग होने की। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो है ना, जो हमारा टेस्ट होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेस्ट है उस पे ऑलरेडी प्रतिबंध लग चुका है। इसीलिए जो हाँ के पीछे का रीजन होगा उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्या होने की, सॉलिड या स्ट्रांग होने की, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दिस लीड्स टू indiscriminate फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। बिल्कुल, ये जो बात है एकदम फैक्ट है। देखो होता क्या है एग्जैक्टली, पहले लोग क्या करते थे, पहले ही पता लगा लेते थे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले तो बहुत होता था। तो लोग बाग क्या करते थे, मादा भ्रूण की मादा भ्रूण की हत्या कर देते थे, है ना। तो अगर आप ऐसा करते चले जाओगे, सारे लड़के ही लड़के पैदा होते चले जाएंगे, हैं, तो फिर कैसे चलेगा ये देश, है? अगर मान लो किसी शहर में सारे लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां हैं ही नहीं, तो कैसे चलेगा, तो सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल सॉलिड तर्क है, फैक्चुअल डेटा है। ये कह रहे हैं कि नहीं, मादा भ्रूण की हत्या, मतलब वो ये कह रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे बैन नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द देयर अनबोर्न चाइल्ड। ये कह रहे हैं लोगों को अपने अजन्मे बच्चे का लिंग जानने का अधिकार है। वो मेरा बच्चा है, मुझे अधिकार होना चाहिए कि वो लड़का है कि लड़की है। जैसे फॉरेन में, आपने विदेशों में देखा होगा, विदेशों में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे, है ना, क्या नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और वहां पे पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं कि लड़का है या लड़की है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में लोग मादा भ्रूण की हत्या करते हैं, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये अपने ऊपर रख के दे रहे हैं, ना कि समाज के ऊपर। जबकि हमें पर्सनल लेवल पर कोई काम नहीं करना है, हमें वो ही काम करना है जो समाज के हित में होगा। और ये समाज के हित में नहीं है। इसीलिए ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, हमें वही काम करना है जो समाज के हित में है, ना कि पर्सनल लेवल के अकॉर्डिंग। तो पर्सनल लेवल के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करना, हमें समाज के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें समाज के अकॉर्डिंग काम करना है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या भारत में क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चा करने के लिए बाध्य करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि भारत में जो माता पिता हैं, है ना, भारत में जो माता पिता हैं वो दो या दो से ज्यादा बच्चे कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही बच्चे करने के लिए बाध्य करना चाहिए? कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दिस इज द ओनली वे। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, दो वर्ड यूज होते हैं, दिस इज वन वे एंड दिस इज द ओनली वे। अगर वन वे वर्ड यूज होता है तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ओनली वे वर्ड का यूज होगा, ओनली वर्ड का हम यूज करते हैं, तो वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, वीक होता है, वीक। हम ओनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है क्योंकि एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि हर 10 मिनट में कोई ना कोई लाइव आके बस यही पूछ रहा है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही। नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडोप्टेड बाई एनी अदर कंट्री। ये कंपैरिजन है, ये तुलना है, ये कंपैरिजन है, ये तुलना है। और देखो तुलना हम नहीं कर सकते, मैंने आपसे कहा था हम अपने आर्गुमेंट में ना तो ओनली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम तुलना कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड स्ट्रॉन्ग। ना तो ओनली वर्ड का यूज कर सकते हैं, ना ही हम तुलना कर सकते हैं, है ना। ना तो ओनली वर्ड का यूज कर सकते, ना ही तुलना कर सकते। इसीलिए दोनों ही आर्गुमेंट क्या हो गए, वीक हो गए। दोनों ही आर्गुमेंट क्या हो गए, वीक आर्गुमेंट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो तेल कंपनियां हैं, जो पेट्रोल का रेट आजकल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट की जगह पर्सनल लेवल पे तेल कंपनियां खुद ही वो पेट्रोल का रेट डिसाइड करें। तो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। दिस इज द ओनली वे। देखो, फिर से यहाँ पे ओनली वे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और ओनली वे वर्ड का यूज होगा तो वो आर्गुमेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता। नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर, सॉरी, नो दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस। ये बात एकदम फैक्चुअल बात है। अच्छा, ये बताओ, बाजार में आलू की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है? ये डीजल के रेट पे डिपेंड करती है। मान लो डीजल सस्ता है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो बाजार में वस्तुओं का मूल्य सस्ता होगा। अगर मान लो डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो महंगाई आती है बाजार में। तो अगर मान लो डीजल की कीमत पेट्रोल कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगी, तो जो बाजार में रिटेल प्राइस में लोग सामान बेच रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कब महंगा बेचना है, कब सस्ता बेचना है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, ये बात एकदम सच है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। मुझे लगता है हर 2 मिनट में यही बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। हाँ जी, आई एम फ्रेशर एंड दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। फ्रेशर साहब, आप जल्दी से रिफ्रेश हो जाओ और प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करो, बजाय इस लेक्चर के अटेंड कर लेते। पहले लेक्चर से अटेंड करो, पहले बैकअप लो आप, तब लाइव क्लास ज्वाइन करो। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबॉलिश ऑल टुगेदर इन इंडिया? भैया, जो कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दो। कह रहे हैं बिल्कुल कर दो समाप्त। क्यों? कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं कि दूसरे देश ने समाप्त कर दिया तो तुम भी समाप्त कर लो। बेटा, ओनली और कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हो ही नहीं सकता। नो दिस इज वन वे। यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो वन वे वर्ड का यूज हो रहा है, यही एक तरीका है। यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा, वन वे वर्ड का यूज हो रहा है। और अगर वन वे वर्ड का यूज होगा तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर वन वे वर्ड का यूज होगा तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। हाँ जी। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व पर प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? दाने दाने में केसर का दम। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूँ, है। आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हर हर एक्टर किसका ऐड कर रहा है? गुटके पान मसाले का ऐड कर रहा है। अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सारे के सारे। तो उन कंपनीज के एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा देना चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं हाँ, लगा दो रोक। दिस इज द ओनली वे। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है वर्ड, वो ओनली वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ओनली का मतलब वीक आर्गुमेंट। कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत करो। दीज कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अगर कहीं पे पैसे की बात होगी तो वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिविटी मतलब वीक आर्गुमेंट। पैसे के चक्कर में हम किसी की जिंदगी बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। तो पैसे की तो बात हम कर ही नहीं सकते। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हो। गजब, अल्टीमेट। चलिए साहब।
हाँ जी, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? ये कह रहे हैं निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वहां पर ईडब्ल्यूएस वालों को क्या मिलना चाहिए? कोटा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए? ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये किसी जाति के बेसिस पे कोटा नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोटा है प्राइवेट सेक्टर में। कह रहे हैं नहीं, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री। बेटा वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एग्री नहीं होगा। अगर बेटा सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो प्राइवेट कंपनी के मैनेजमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार ने रूल लागू कर दिया तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि हाँ कोटा दे दो, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं बिल्कुल, ये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। देखो जब ईडब्ल्यूएस वाले, जब गरीब लोगों को नौकरी मिलेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? सर बिल्कुल सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। तो ये क्या हो गया? ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सुधरेगी, ओनली आर्गुमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। चलिए, बाकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। यहां पर एक वो चला दो यार, सुनो, यहाँ पे एक ब्लू लाइन चला दो नीचे, एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस, रिकॉर्डेड क्लास अभी चल नहीं रही है, हैव सम पेशेंस। हर 5 मिनट में बच्चा लाइव आके यही पूछ रहा है। वीडियो नहीं, यहाँ पे एक नीचे लाइन भी तो चलती है, एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस, रिकॉर्डेड क्लासेस अभी नहीं चल रही है, हैव सम पेशेंस, ऐसा कुछ करके लाइन चला दो नीचे, ताकि बार बार बच्चे आके पूछे ना। परेशान कर दिया बच्चों ने। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। रहने तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा बताते हैं? देखो आपको पता ही है, आजकल बूढ़े माता पिताओं की कोई बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, नौकरी पा लेते हैं और बेचारे बूढ़े माता पिताओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, ऐसा कानून होना चाहिए। क्यों? द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। ये कह रहे हैं बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा दुर्व्यवहार की समस्याओं का परिणाम बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, बूढ़े माता पिताओं के साथ बेचारा ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। नो, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द दिस लेजिस्लेशन विल बी टू मच। ये कह रहे हैं इस कानून को क्रियान्वित करने की लागत बहुत अधिक है। भैया कानून को क्रियान्वित करने की लागत बहुत अधिक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो कौन सा होगा? ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं जो नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बहुत पैसा हम खर्च करते हैं, और पैसा खर्च करके हम क्या ही कर पाते हैं? दूसरे देशों से तो आगे निकल नहीं सकते। इससे बढ़िया वो जो धनराशि है वो गरीबों में बांट दो, गरीबों का तो भला होगा कम से कम। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बांट दो। क्यों बांट दो? क्योंकि हमारा बजट, अवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज, so we can't compete with them and hence it can be put to better use in the schemes to benefit the poor। ये कह रहे हैं कि जो हमारा बजट है, जो हमारा बजट है वो पिछले, वो बाकी देशों के मुकाबले कम है, तो वैसे भी हम उनको compete तो कर नहीं सकते हैं, तो हम उनको compete नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर वो पैसा गरीबों के भले के लिए बांट दो। है, दूसरे देशों से हमारा बजट कम है। वाह भाई वाह, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दूसरे देशों से। कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प्स टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टेलीमेडिसिन, सो पीपल इन द रूरल एरिया कैन गेट एक्सेस टू द बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस। ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो स्पेस पे पैसा खर्च हो रहा है वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा?
वो इनडायरेक्टली गरीबों की मदद कर रहा है। भाई लोग, जो लोग गांव दूर दराज में रहते हैं, उनको टेलीफोनिक सुविधाएं मिली हुई हैं, वाईफाई इंटरनेट जैसी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो वो उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उस पर पैसा खर्च हो रहा है वो गरीबों की मदद में नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गरीबों की मदद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गरीबों की हेल्प हो रही है उस चीज से भी। ऐसा नहीं है कि गरीबों की हेल्प नहीं हो रही है, वो हो रही है उस चीज से भी, बिल्कुल हो रही है। समझ रहे हो? हाँ जी, गरीबों को हेल्प मिल रही है। चलिए साहब, क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइनों को विलय करके उन्हें एक इकाई बता देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट एयरलाइंस है उनको मर्ज कर देना चाहिए। क्यों मर्ज इसलिए कर देना चाहिए गवर्नमेंट एयरलाइंस को, है ना, क्योंकि वो घाटा दे रही हैं, इसलिए उनको सबको मर्ज कर दो। कह रहे हैं हाँ मर्ज कर दो, द मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज एंड बी मोर कम्पिटिटिव विद प्राइवेट एंड फॉरेन एयरलाइंस। यहाँ पे जो कंपटीशन की बात हो रही है वो पॉजिटिव तरीके से बात हो रही है। किस तरीके से? पॉजिटिव तरीके से। वो कह रहे हैं कि मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि अगर आप मर्ज कर दोगे तो बेसिकली यहाँ पे बात है एक और एक 11, एक और एक मिलकर क्या बनाएंगे? 11। कहने का मतलब है कि अगर आप दो को मर्ज कर दोगे तो रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समझ रहे हो? बेहतर सुविधाएं। नो द मर्जर विल रिजल्ट इन देयर इन लॉस ऑफ जॉब्स। ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, विलय करने से नौकरियां चली जाएंगी। भैया विलय करने से नौकरी नहीं जाती है। अगर दो कंपनी मर्ज होकर एक बनती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नौकरी चली जाएगी। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिए जाना चाहिए एडमिशन? देखो ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उस पे कोई भी क्राइटेरिया मत रखो। ट्वेल्थ में जो तुम्हारा स्कोर आया है उस मेरिट के हिसाब से उन प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या हो जाना चाहिए? एडमिशन हो जाना चाहिए। यानी कि जिसके ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर है सिर्फ उन्हीं को प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिलना चाहिए। बाकी उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मत रखो। जैसे आईआईटी नीट जेई का पेपर होता है, वो नीट जेई का पेपर रखो ही मत, नीट जेई का पेपर रखो मत। ठीक है? हाँ जी, सीधा मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन दे दो। तो पहला तर्क है हाँ ऐसा कर देना चाहिए। क्यों? दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेज सक्सेसफुली। ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा कर दो, वहां पर कोई भी कोटा मत दो, कोई भी कंसेशन मत दो, विदाउट एनी कंसेशन, है ना, टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कह रहे हैं बिना किसी कोटा के दिए अगर आप मेरिट बेस पे अगर एडमिशन दे दोगे तो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ट्वेल्थ में अपने कॉलेज को टॉप किया, तुम्हारे ट्वेल्थ में परसेंटेज है 99.99%, लेकिन ये क्या गारंटी है कि तुमने ग्रेजुएशन में भी 99.99% लाओगे? पता लगे तुमने बीटेक में जैसे ही एडमिशन लिया तुम्हारे पर निकल आए। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बीटेक में आते ही उनके पर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहले से टॉपर थे वो उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले, ये कोई नेसेसरली ये कोई कंडीशन थोड़ी है। तो गलत। ये कह रहे हैं दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर ऐसा हो गया तो पता है इससे क्या होगा? जो बेचारे सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बैकवर्ड बच्चे हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो इस कोर्स से वंचित रह जाएंगे। तो ये बात एकदम फैक्ट है, ये एकदम फैक्चुअल देता है। ठीक है, ये फैक्ट है। तो वो वंचित रह जाएंगे, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। बेटा बीच में से क्लास ज्वाइन मत करो, स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करो, बीच में से क्लास ज्वाइन मत करो। ठीक है? चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट से। क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्कालिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं प्राइवेट बैंक को मर्ज करके, ये कहना चाह रहे हैं प्राइवेट बैच को प्राइवेट बैच को मर्ज करके, प्राइवेट बैच को मर्ज करके, है ना, प्राइवेट बैंक को मर्ज करके गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। प्राइवेट बैंक
अजय, क्या निजी क्षेत्र के सभी मतलब प्राइवेट जितने भी बैंक्स हैं उनको मर्ज करके गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस? नो, द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी एंड हेंस दे शुड नॉट बी मर्ज। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं, तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है? क्या बात कर रहे हो तुम बेटा? जो प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो गवर्नमेंट बैंक भी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तुम्हें क्या लग रहा है एसबीआई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है? यस, दिल विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ द कस्टमर। ये कह रहे हैं कि मर्ज करने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर अगर मर्ज हो गई गवर्नमेंट सेक्टर में तो लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित होगा। बेटा जो रूल्स रेगुलेशन प्राइवेट बैंक्स में लगते हैं सेम वही रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बैंक्स में भी रखते हैं, दोनों में सेम रूल्स फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में रूल्स अलग हो गवर्नमेंट में रूल्स अलग हो। जितना पैसा तुम्हारा सेफ गवर्नमेंट बैंक में है सिमिलरली उतना ही पैसा सेफ तुम्हारा प्राइवेट बैंक में है। दोनों बैंक में पैसा समान रूप से सेफ है। क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? शुड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स बी एबोलिश? ये कह रहे हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको खत्म कर देना चाहिए। क्यों? हाँ कर देना चाहिए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। देखो पैसे की तो हमें जब भी पैसा की बात होगी वो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वीक। यस, हाँ ऐसा होना चाहिए। मैनी कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड वेल इन द स्पेशलिटी टेस्ट डू नॉट डू वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट। ये कह रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खत्म कर दो, उससे क्या होगा कि जो बच्चे 12th में अच्छा स्कोर कर लिए हैं हो सकता है वो बच्चे कंपटीशन में इतना अच्छा स्कोर ना कर पाए, इसलिए बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। अच्छा जी बेटा, अगर तुमने 12th में अच्छा स्कोर किया तो तुम्हें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिना उसमें परफॉर्मेंस के एडमिशन दे देंगे। एक और देखो, ये भी यस का रीजन था, ये भी वीक हो गया। ये भी यस का रीजन है, ये भी वीक हो गया। ये भी यस का रीजन है। रूरल कैंडिडेट डू नॉट डू वेल इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कर दो क्योंकि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते। वाह, ग्रामीण बच्चे नहीं देते, वाह ऐसी क्या बात होगी? तुम क्या कम समझ रहे हो क्या गाँव के बच्चों को? तो बेटा इस यस का रीजन भी वीक है, इस यस का रीजन भी वीक है, इसका भी वीक है। ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन इन द स्पेशलिटी एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज आर नॉट यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर अब तुम मार्क्स के बेसिस पे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लोगे तो मार्क्स तो हर बोर्ड के डिफरेंट होते हैं। यूपी बोर्ड में मार्क्स अलग तरीके से मिलते हैं, सीबीएसई बोर्ड में अलग तरीके से मिलते हैं, बिहार बोर्ड में अलग तरीके से मिलते हैं। तो तुम मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन कैसे ले सकते हो? तो ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। तो इसका मतलब ये हो गया केवल केवल तर्क चौथा युक्ति युक्त है। केवल तर्क चौथा युक्ति युक्त है। क्या भारतीय फिल्मों में से गानों को हटा देना चाहिए? है क्या भारतीय फिल्मों में से गानों को हटा देना चाहिए? गाने आ रहे हैं भारतीय फिल्मों में हैं, कती रात में तो आई नहीं लाल परी है, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, तो सब गानों को हटा दो। तो पहला तर्क है हाँ बिल्कुल हटा देना चाहिए। हॉलीवुड मूवीज, देखो हॉलीवुड मूवीज में तुलना नहीं करनी है हमें। कह रहे हैं नहीं मत हटाओ मत हटाओ। क्यों मत हटाओ? क्योंकि सॉन्ग विल हेल्प इंक्रीज द लेंथ ऑफ फिल्म। अगर फिल्म की लंबाई बढ़ जाएगी तो उससे हमें क्या लेना देना? घटिया फिल्म है, कितनी भी लंबी बढ़ जाए तो उससे हमें क्या लेना देना? पिक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी तो हम तो और बोर हो जाएंगे ना, है? क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए? ये कह रहे हैं शर्ट भी लाल है? एक नंबर कौन सा गाना है वो? एक नंबर भी चल रहा आजकल है। क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए? है सलमान खान से कोई अपराध है तो उनको एक स्पेशल सजा देनी चाहिए। यस, क्यों देनी चाहिए? क्योंकि द प्रेस्टिजियस पीपल डोंट कमिट क्राइम इंटेंशनली। ये कह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो जानबूझकर अपराध नहीं करते। वाह, प्रतिष्ठित लोग जानबूझ के नहीं करते, गजब। कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो। इट इज अवर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये एकदम फैक्चुअल डेटा है भैया। कानून के आगे सब बराबर है, कानून के आगे सब बराबर है, कानून के हाथ लंबे हैं, है ना? आज रिकॉर्डेड क्लास ओपन नहीं हो रही है सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। हर 5 मिनट में मेरे को ये सेंटेंस बोलना पड़ रहा है। शुड ऑल द एनुअल एग्जामिनेशन अप टू स्टैंडर्ड 5th
बी एबोलिश, ये कह रहे हैं 5वीं कक्षा तक सारे एग्जाम कैंसिल कर दो, बेचारे बच्चों पे क्यों बोझ डालना। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हाँ, द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन विद सच एग्जामिनेशन विच हैम्पर्स देयर नेचुरल ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि उनकी नेचुरल ग्रोथ हैम्पर्ड होती है। भैया नेचुरल ग्रोथ बढ़ती है, एग्जामिनेशन से हैम्पर्ड नहीं होती। आप जितने लाइफ में एग्जाम दोगे आप उतने ही मैच्योर बनोगे, उतना ही सीखोगे, तो आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम देने से ग्रोथ बढ़ती है ना कि घटती है। नो, द स्टूडेंट विल नॉट स्टडी सीरियसली एज दे, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे तो तुम सीरियसली थोड़ी पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ते ही एग्जाम से एक दिन पहले हो। है जिन्होंने बीटेक किया उनको पता ही है सेमेस्टर सेशनल होते हैं, सेशनल को पूछते ही नहीं है, सेशनल छोड़ देते हैं, और जब सेमेस्टर आते हैं तो सेमेस्टर से एक रात पहले पढ़ते हैं। वन नाइट स्टडी का कॉन्सेप्ट चलता है बीटेक में, आप लोग जानती हैं। तो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। यस, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए? धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए है, हाँ बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए धूम्रपान। दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर, हाँ इससे अग्नि आपदाओं की संभावना कम हो जाएगी। नो, दे आर नॉट इफेक्टिव, ये कह रहे हैं कि नहीं ये प्रभावी नहीं है। ये नो, दे आर नॉट इफेक्टिव, इन्होंने कोई ऐसा सच रीजन ही नहीं दिया, यहाँ पे रीजन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये तो वीक है 100%। यहाँ दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर, हाँ हाँ इससे अग्नि आपदाओं की संभावना कम हो जाएगी। किसकी संभावना कम हो जाएगी? अग्नि आपदाओं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने से लोग जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं कहीं पर, तो वो आपदाएं थोड़ी सी तो बढ़ती हैं। तो ये थोड़ा इसके फेवर में जा ही रहा है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? है, क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? है, क्यों भाई सरकार का नियंत्रण होना चाहिए समाचारों पर? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? अनवेरिफाइड न्यूज माइट कंफ्यूज पीपल, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। बताओ। हाँ जी, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। देखो सही बात है, अनवेरिफाइड जो न्यूज होती है वो लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन उस न्यूज की सत्यापिता लोग दूसरी जगह से भी देख सकते हैं। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि सरकार का अधिकार होना चाहिए। अगर मान लो सरकार का अधिकार हो गया, फिर तो सरकार अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज चला सकती है। अगर मान लो तुम कह रहे हो वो अनवेरिफाइड न्यूज चला भी रहे, तो हम उसकी वेरिफिकेशन किसी और चैनल से, किसी और सोर्स से कर सकते हैं। लोगों में इतनी अकल है कि कोई न्यूज चैनल अगर कोई न्यूज दे रहा है तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि इसलिए इसका कंट्रोल हम गवर्नमेंट को दे दें। तो ये बिल्कुल वीक आर्गुमेंट है। कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल न्यूज लॉस क्रेडिबिलिटी, सही बात है बेटा, है ना, लूसेस क्रेडिबिलिटी। नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता को खो देते हैं। सही बात है बेटा, नियंत्रित जो समाचार होंगे वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देंगे। फिर तो हमें लगेगा सरकार अपने अकॉर्डिंग हमें न्यूज दे रही है, सरकार अपने रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस, आर जॉइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होता है? ये बताओ, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होता है? हाँ जी, होता है एकल परिवारों से बेहतर। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और कार्य का बोझ भी कम करते हैं। देखो सही बात है, जब एक परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं,
ज्वाइंट फैमिली होती है तो वहां पे सुरक्षा ज्यादा रहती है। ठीक है, नो नहीं, एकल परिवार चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये कह रहे हैं इट रिक्वायर्स मोर मनी टू रन द न्यूक्लियर फैमिली, ये न्यूक्लियर फैमिली को चलाने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो फिर तो न्यूक्लियर फैमिली के विरोध में हो गया। जबकि ये कह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली, कह रहे हैं कि नहीं ज्वाइंट फैमिली बेटर नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहा है ज्वाइंट फैमिली बेटर नहीं है, एक तरफ कह रहा है ज्वाइंट फैमिली बेटर है। ये जो आर्गुमेंट है इससे मैच नहीं हो रहा, तो वैसे भी गलत हो गया। तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दो। क्या जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए? देखो, शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग जंक फूड। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है तो वो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाता है या घटाता है, या कुछ फर्क नहीं पड़ता? पर जब भी एडवर्टीजमेंट होगा तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट की सेल होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। भाई एडवर्टीजमेंट है, अगर तुम देख रहे हो एडवर्टीजमेंट, पिज्जा का ऐड देख रहे हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे को गोलगप्पे खाता हुआ देखते हैं तो हम भी गोलगप्पे खाने लगते हैं। तो जब पिज्जा का ऐड कई बार हमारे सामने आता है तो हमारे मन से भी इच्छा होने लगती है, चला आज पिज्जा खाएंगे। समझ रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट को रोक देना चाहिए। हाँ रोक दो, दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। देखो ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर तुम एडवर्टीजमेंट नहीं दोगे तो ओवर कंजम्पशन जो है जंक फूड की वो रिड्यूस हो जाएगी, डेफिनेटली रिड्यूस होगी, फैक्ट है, ये फैक्चुअल डेटा। नो इट इज वेरी टेस्टी। अच्छा टेस्टी है तो क्या करें हम, टेस्टी है तो क्या करें? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, हाँ लगा देना चाहिए। यह धूम्रपान ना करने वाले द्वारा सेकेंड हैंड धूम्रपान करने की संभावना को कम करता है। देखो पैसिव स्मोकिंग को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं मत लगाओ, दे कैन इफेक्ट बिजनेस। अच्छा बिजनेस के चक्कर में तुम दूसरे की लंका लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि क्या जंगली जानवरों को शिकार नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीर और यहाँ तक कि खुद शिकारी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ये जो तर्क दे रहे हैं, क्या इस तर्क का कोई लेना देना है ना? जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा देनी चाहिए, तो ये बेटा जानवरों के हित में तो कोई बात नहीं कह रहे, ये उल्टा मानव के हित में बात कह रहा है कि तुम जंगली जानवर का शिकार करोगे तो तुम खुद शिकार हो जाओगे, इसीलिए शिकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो तर्क है ये बेबुनियाद तर्क है, ये इलॉजिकल तर्क है। ये कह रहा है कि तुम जंगली जानवर का शिकार करोगे तो खुद शिकार हो जाओगे, मतलब इसीलिए शिकार मत करो। जबकि इनको कहना चाहिए कि भाई हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो जानवरों के हित में तो कुछ बात नहीं कह रहे, ये तो उल्टा मानवता के हित में मानव के लिए बात कर रहे हैं। नो इट्स सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा तुम्हारी एक्सरसाइज हम निकालते हैं शिकार करवा करवा के, है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का प्रयोग प्रतिबंध लगा देना चाहिए? मतलब जो सेल फोन होते हैं उनका यूज ही नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर सेल फोन का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। हाँ इन पब्लिक प्लेसेस लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजिक हॉल्स एंड गैलरीज, फोन्स कैन एनॉय एंड ruin द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर्स। सही बात है बेटा, लाइब्रेरी में फोन अलाउ होता ही नहीं है, लाइब्रेरी में फोन अलाउ होता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट सेल फोन। अच्छा जिंदगी असंभव है बिना सेल फोन के? क्या बात कर रहे हो तुम, जिंदगी असंभव है तुम्हारी बिना सेल फोन के? ऐसा मत बोलो, जिंदगी असंभव है बिना सेल फोन के। नेक्स्ट, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए? शुड इंडिया बैन चाइनीज प्रोडक्ट? क्या चाइनीज प्रोडक्ट हमें भारत पे बैन लगा देने चाहिए? नहीं बिल्कुल मत लगाओ बैन। द चाइनीज मार्केट विल बी अफेक्टेड कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। बेटा चीनी बाजार से हमें क्या लेना देना, हमें चीनी बाजार से क्या लेना देना कि चीनी बाजार प्रभावित होगा, इसलिए उस पर रोक मत लगाओ। यस रोक लगा देनी चाहिए। द लो प्राइसेस ऑफ चाइनीज गुड्स अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ बायर विच हैज इनडायरेक्टली अफेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सही बात है,
ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर क्या लगाता है? इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम होती है, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो जाने चाहिए। और आपको पता है दीपावली पर एडवर्टीजमेंट खुद गवर्नमेंट करती है कि चाइना के प्रोडक्ट मत खरीदो, अपने हैंडमेड भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें परचेज करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी पर भी क्या है, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो। समझ रहे हो? हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो। क्या पुलिस को बॉडी कैमरे पहनने चाहिए? देखो बॉडी कैमरे से क्या होगा, पुलिस जो हरकत करती है वो सब रिकॉर्ड होती है। यस। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि पुलिस अधिकारियों के शरीर पर पहनने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिक मुठभेड़ों की सभ्यता में सुधार होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो पुलिस पब्लिक को पीटती है, डंडे मारती है, अब उसको पता है बॉडी कैमरे लगाए तो जो पुलिस हरकत करेगी वो सब रिकॉर्ड होगी, तो उनकी सभ्यता में क्या होगा, उनकी सभ्यता में डेफिनेटली सुधार होगा। और पुलिस की पारदर्शिता वैधता के बारे में नागरिकों की धारणा, और फिर मतलब पब्लिक भी को पता होगा कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो ये नहीं कह पाएंगे कि पुलिस अपनी मनमानी करती है। बिल्कुल फैक्चुअल बात है। नो, इट डजंट लुक गुड ऑन देयर यूनिफॉर्म। अच्छा, उनकी यूनिफॉर्म पे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए बॉडी कैमरे नहीं होने चाहिए? क्या बात कर रहे हो तुम? क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए? यस, हाँ बिल्कुल सीखनी चाहिए। इससे उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में मदद मिलेगी। सही बात है बेटा, अगर उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी होगी तो बदमाशों से मदद कर पाएंगी। नहीं, पढ़ाई में उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। वाह, पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाएगी ऐसा करने से? कमाल बात कर रहे हो तुम। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? दिल्ली में उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे शहर का प्रदूषण बढ़ेगा, है ना? इससे क्या बढ़ेगा? शहर का प्रदूषण। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, शहर का पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। यस, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। यहाँ पर दोनों ही फैक्चुअल डेटा है, प्रदूषण भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो दोनों आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। पहली बार यस और नो दोनों का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दोनों का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं टैक्स खत्म कर दो। भाई साहब, अगर तुम टैक्स खत्म कर दोगे तो सरकार कैसे चलाएगी देश को? सरकार चला ही नहीं सकती। बिल्कुल भी टैक्स खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर सरकार के लिए, देश के विकास के लिए, कदम उठाने के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। सही बात है बेटा, जो देश का विकास होता है वो टैक्स से ही होता है। कह रहे हैं कि हाँ टैक्स खत्म कर दो। दीज टैक्सेस आर नॉट यूज फॉर द गुडविल्स ऑफ द नेशन। ये कह रहे हैं टैक्स यूज नहीं होता इसलिए टैक्स को खत्म कर दो। बिल्कुल गलत बात है। हाँ जी, क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं मिड डे जो मील होता है वो बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 1 मील टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। सही बात है बेटा, जो गरीब बच्चे हैं बेचारों को कम से कम एक टाइम का खाना तो मिल जाता है। यस, इट प्रोवाइड्स ए रॉन्ग इंसेंटिव। रॉन्ग इंसेंटिव का क्या मतलब है यार? छोटे बच्चे हैं उनको रॉन्ग इंसेंटिव से क्या? और इसी के साथ आर्गुमेंट की सेवा हुई समाप्त, और एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है सिंस एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस। चलिए, लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय, थैंक यू सो मच।